तो अपन एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे थे। एबायोटिक फैक्टर में फर्स्ट अपन ने टेम्परेचर लिया था, फिर वाटर एंड देन लाइट, और फोर्थ जो था वो था सॉइल। तो सॉइल जो होती है, सॉइल क्या होती है, अर्थ क्रस्ट पे जो अपक्षयित परत होती है, जो रॉक्स वगैरह है, चट्टान है, उनकी जो डीके से जो पार्टिकल्स बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल। अर्थ क्रस्ट जो मतलब अर्थ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो चट्टान रॉक्स से जो स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं उसको अपन बोलते हैं सॉइल। तो सॉइल भी एबायोटिक फैक्टर होता है, इसको ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें अपन ये 4-5 पॉइंट है, ये याद रखना है। पहला है स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल अपन बोलते हैं पीडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। ये टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान रखनी है। बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, इसके लिए लेमे सॉइल्स होती है, दोमट मृदा, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे दोमट मिट्टी, दोमट मृदा। फिर एग्रीकल्चर जो सॉइल है, जो दोमट मृदा होती है, लेमे सॉइल होती है, उसकी जो एग्रीकल्चर के लिए पीएच होती है वो 5.5 to 5.6 होती है। इसके अंदर देखो मृदा की विशेषता, जो सॉइल होती है उसकी विशेषता क्या होती है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट, वहाँ की जो प्रोसेसिंग होती है वो इन्वायरमेंटल प्रोसेसिंग, और सॉइल पार्टिकल की साइज और विदरिंग प्रोसेस, ये सब मिलकर सॉइल की क्वालिटी, इन सब प्रोसेस से सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिसाइड होती है। इसमें अपन जो सॉइल पढ़ रहे हैं, ये एनसीईआरटी में थोड़ा इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, बस थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जो कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं या जो एग्रीकल्चर प्लांट होते हैं, उनके लिए जो बेस्ट सॉइल होती है उसकी पीएच होती है 5.5 to 6.5 पीएच बेस्ट होती है। इसके बाद ये अपना एबायोटिक फैक्टर नंबर 4 हो गया, जिसको अपन ने सॉइल, जो कि क्या है, मिट्टी, जो एबायोटिक फैक्टर है। इसके बाद अपन स्टडी करेंगे ये एबायोटिक फैक्टर के जो अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया, यानी रेस्पॉन्स फॉर एबायोटिक फैक्टर। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रेस्पॉन्स फॉर एबायोटिक फैक्टर। रेस्पॉन्स फॉर एबायोटिक फैक्टर, अब रेस्पॉन्स कैसे, कौन करेगा रेस्पॉन्स, जो ऑर्गेनिज्म है उनका एबायोटिक फैक्टर के प्रति क्या अनुक्रिया होती है, एबायोटिक फैक्टर के प्रति क्या अनुक्रिया होती है, उसको अपन बोलते हैं रेस्पॉन्स फॉर एबायोटिक फैक्टर। रेस्पॉन्स अनुक्रिया, रेस्पॉन्स फॉर एबायोटिक फैक्टर। तो इसमें अपन एनसीईआरटी को इंक्लूड करके करते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्थिर आंतरिक पर्यावरण, यानी कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि उनकी जो रिएक्टिविटी है और उनकी जो तंदुरुस्ती है, फिटनेस है, उसको बेस्ट बनाए रखता है। स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे उनका टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट हो, और इंटरनल जो लिक्विड है उसकी ऑस्मोलरिटी, प्रासरणीय सांद्रता, वो भी क्या हो, स्थिर हो, जिससे उनकी जो फिटनेस है उस फिटनेस को, उस तंदुरुस्ती को बढ़ाती है। उस ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
इस फिटनेस की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इनके अंदर एक प्रोसेसिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं होमियोस्टेसिस। क्या बोलेंगे? होमियोस्टेसिस। ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं होमियोस्टेसिस। ये होमियोस्टेसिस प्रोसेस जिसके थ्रू उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट कंडीशन, जैसे उनका टेम्परेचर है और जो उनके अंदर लिक्विड होता है उसकी जो ओस्मोलरिटी है, प्रासरणीय सांद्रता है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, उसमें चेंजेज नहीं आते। ये जो प्रोसेस होता है ये उनकी फिटनेस को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। तो इस आधार पर जो एबायोटिक फैक्टर है उनकी जो क्रियाएं होती है, एबायोटिक फैक्टर के प्रति जो क्रियाएं हैं, जो रेस्पॉन्स है, उसके बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है। इन ऑर्गेनिज्म को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया गया है। एनसीईआरटी में इनको टोटली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। टोटली कितने टाइप में? इसको हिंदी में लिख। रेस्पॉन्स फॉर एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला है रेगुलेटर, इसको अपन बोलते हैं नियामक, रेगुलेटर नियामक। दूसरा होता है कन्फर्मर, इसको अपन बोलेंगे संरूपण। और थर्ड होता है पार्शली रेगुलेटर, आंशिक नियामक। तो ये जो रेगुलेटर होते हैं ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस या समस्थापन। इससे क्या होता है? इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर होता है, जिससे क्या है जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है वो फिक्स टेम्परेचर पे बेस्ट होती है। दूसरा होता है कि उनके अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड की ओस्मोलरिटी, प्रासनीय सांद्रता, वो भी क्या होती है? कांस्टेंट बनी होती है। इससे इनकी जो फिटनेस है, इनकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ये व्यवहारिक साधनों के द्वारा, फिजियोलॉजिकली साधनों के द्वारा बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है? इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं नियामक में वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में अपन जितने भी जो मेमल्स हैं और जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, मेमल्स और बर्ड्स, उनके अंदर ये प्रोसेसिंग क्या होती है? होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया बनाए रखने की जो कैपेसिटी होती है वो बेस्ट होती है। और जो सभी जो मेमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनके अंदर, उनको अपन क्या बोलेंगे? रेगुलेटर बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो होमियोस्टेसिस होता है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। सेकंड जो होता है, इसमें आपको एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जितने भी बर्ड्स हैं और मेमल्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? रेगुलेटर या नियामक, क्योंकि उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है और उनकी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसकी प्रासनीय सांद्रता और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। भले ही बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो उसमें वेरी करता है या नहीं करता, उससे इनके इंटरनल टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। और इनके इंटरनल टेम्परेचर इस प्रकार से नियंत्रित रहता है जिससे कि उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी है वो एक बेस्ट तरीके से हो सके। सेकंड जो होते हैं, सेकंड जो रेस्पॉन्स होता है एबायोटिक फैक्टर के प्रति जो रेस्पॉन्स करते हैं उनको अपन बोलते हैं कन्फर्मर। कन्फर्मर वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके इंटरनल टेम्परेचर, जिनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर एंड ओस्मोलरिटी, उनके अंदर जो लिक्विड है उनकी प्रासरणीय सांद्रता एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग
चेंज होती रहती है, वेरी करती है। जैसे बाहर का इन्वायरमेंट या बाहर अगर टेम्परेचर हाई है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर अगर कम है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और इन अगर एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होगा, इनकी जो बॉडी के अंदर, इनके जो बॉडी के अंदर लिक्विड है उसकी प्राशनीय सांद्रता बाहर जिस लिक्विड के अंदर ये सरवाइव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इनको अपन क्या बोलेंगे, संरूपण। अब इसमें आपको एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं इस अर्थ पर 99% जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो कन्फर्मर्स होते हैं वो लगभग 99% एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स इज कन्फर्मर। कन्फर्मर में मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद विकास के अकॉर्डिंग, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेगुलर होते हैं, ये जो रेगुलेटर होते हैं ये बेस्ट होते हैं कन्फर्मर की कंपैरिजन में। इनके अंदर जो एडेप्टेशन होता है वो बेस्ट होता है। ये बाहर की परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर सकते हैं जबकि कन्फर्मर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है पार्शियली रेगुलेटर, आंशिक नियामक। ये आंशिक नियामक जो होते हैं इसके बारे में देखो, इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो आंशिक नियामक होते हैं, ये जो आंशिक नियामक होते हैं इसमें सब, तो आंशिक नियामक में क्या होता है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रेगुलेशन, ये जो रेगुलेशन की जो कैपेसिटी है ये कुछ टाइम तक सर्वाइव, कुछ टाइम तक इसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद जैसे जैसे बाहरी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है तो ये इसके लिए इसके अंदर इनमें कुछ कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। जैसे ये क्या कर सकते हैं कि माइग्रेट कर सकते हैं, उन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। ये जो प्रतिकूल स्थिति होती है, इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए ये जीव अपने पास अलग अलग विकल्प इनके पास होते हैं। पहला होता है इनमें क्या, माइग्रेट करना। ये माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे जैसे पहले ऐसे मानो कि जैसे टेम्परेचर, पार्शली रेगुलेटर कोई एनिमल है, ये कोई एनिमल्स है और पार्शली रेगुलेटर है, ये नियामक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक सीमा तक तो ये क्या करेंगे, उसको टॉलरेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है ये क्या होगा, इसके प्रतिकूल हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, उससे बचने के लिए वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। एक कंडीशन तो ये होती है। तो ये दबावपूर्ण जो परिस्थितियां आती हैं ये अस्थायी रूप से वहां से माइग्रेट कर जाएंगे, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वापस ये वहीं पर आ जाते हैं। इन दबाव पर ये ऐसे प्राणी होते हैं, जैसे ये मान लो कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, ठंड का टाइम है, तो उस दौरान जैसे प्रवासी पक्षी अपने यहाँ पर भरतपुर में जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर आते हैं, और जब ये इनके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो इनके अनुकूल हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, तो यहाँ से फिर ये अपने स्थान पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि शीतकाल में या सर्दियों के दिनों में राजस्थान के जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जो साइबेरियन जो बर्ड्स आते हैं ये भी क्या होते हैं, पार्शियली रेगुलेटर होते हैं। और इनमें जो ये रेगुलेटर की जो कैपेसिटी है, रेगुलेट करने की जो क्षमता है, ये एक लिमिट तक प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये वहाँ उस दबावपूर्ण परिस्थिति से क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वापस अपने स्थान पे आ जाते हैं। उसके बाद सस्पेंड करना, सस्पेंड मतलब निलंबक। ये होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई वगैरह है, इनमें क्या है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सस्पेंड कर जाते हैं। निलंबक मतलब अपने अराउंड, अपने बॉडी के अराउंड कोई न कोई ऐसा कवरिंग या आवरण बना लेते हैं ताकि वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उनका इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। इसको अपन बोलेंगे सस्पेंड करना। ये जैसे बीजाणु बनना, स्पोर का फॉर्मेशन करना, एंडोस्पोर बनना, ये
सस्पेंड कंडीशन बोली जाती है, इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंड कंडीशन। उसके बाद देखो एक होती है डोरमेंसी कंडीशन। तो डोरमेंसी में भी ये प्लांट में प्रेजेंट होती है, जैसे सीड वगैरह है, तो सीड में क्या होता है कि जब उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो क्या है, डोरमेंसी कंडीशन में रहते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो डोरमेंसी कंडीशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है और उससे नया प्लांट बन जाता है। तो ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है और ये विकल्प होता है, इनके पास ऑप्शन होता है। इसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल होता है इसके अंदर, जैसे हाइबरनेशन, शीत निद्रा जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, शीत निद्रा, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये मिलता है आपको जैसे ये शीत ऋतु में, जैसे अपने बियर्स वगैरह है, भालू है, तो ये उत्तरी ध्रुव से शीतकालीन में क्या हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन में जो अपने ये जो रेप्टाइल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, लिजार्ड वगैरह हैं, तो ये जो सर्दियों के टाइम पे क्या हो जाता है, इनके अंदर ये हाइबर एस्टिवेशन, ग्रिप्स एस्टिवेशन में प्लायन कर जाते हैं, ताकि ये जब इनके अंदर अनुकूल परिस्थितियां आए तो एस्टिवेशन से बाहर आ सके। इस प्रकार से ये इनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है। अब अपन इसके बाद ये रेस्पॉन्स हो गया फॉर एबायोटिक फैक्टर के प्रति। जो रेस्पॉन्स होता है एनिमल्स का वो 3 प्रकार से होता है, और उसी के बेसिस पे अपन इनको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला रेगुलेटर, दूसरा कन्फर्मर और तीसरा पार्शियल रेगुलेटर। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। देखो अनुकूलन की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी जीव के अंदर, कोई भी जीव है उसमें कोई ऐसा गुण, अब गुण कौन सा हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल गुण हो सकता है, फिजियोलॉजिकल गुण हो, या फिर व्यवहारिक गुण हो, कैरेक्टर हो, जिससे क्या हो, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो जीवित रहने की क्षमता है, इन्वायरमेंट में जीवित रहने की क्षमता है, ये लिविंग कंडीशन में रहने की कैपेसिटी है, और रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, ऐसा कैरेक्टर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, जिससे उसकी जो लिविंग कंडीशन में रहने की, लिविंग अवस्था में, जीवित अवस्था में रहने की जो कैपेसिटी है और रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, उसमें क्या हो जाए, ग्रोथ हो, इंक्रीज हो। इसको अपन क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन। ये जो अडेप्टेशन का प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन के दौरान इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इसमें बहुत टाइम लगता है, और फिर ये जेनेटिकली क्या हो गया, किसी भी जीव में स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये जो अनुकूलन है, ये मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, कार्य की अनुकूलन। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कंगारू रेट। कंगारू रेट जो होता है, उसके अंदर जो एडेप्टेशन पाया जाता है वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है। ये क्या करता है, वाटर के लिए जो बाहरी सोर्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस मिलता है जो क्या है कि किसी और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो कंगारू रेट है ये डेजर्ट इलाके में मिलता है। अमेरिका के जो डेजर्ट इलाका है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर ये पाया जाता है, और वहाँ पर जो वाटर के सोर्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसके अंदर एडेप्टेशन धीरे धीरे डेवलप हुआ। और ये जो वाटर की जो इसको जो पानी है उसकी पूर्ति है, ये कहाँ से करता है, अपनी बॉडी के अंदर जो फैट होती है, उस फैट के ऑक्सीडेशन से जो वाटर बनता है उसका यूज ये अपनी बॉडी के अंदर करता है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है,
जो यूरिन है उस यूरिन को कंसंट्रेशन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल हो गया कंगारू रेट। और इसके अंदर दो टाइप का एडेप्टेशन होता है, एक तो ये अपने अंदर जो वसा होती है, फैट होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसके मेटाबॉलिज्म से जो वाटर बनता है उस वाटर का यूज अपनी उस वाटर का यूज ये करता है। और सेकंड इसके अंदर क्या होता है कि जो इसका जो यूरिन है वो हाईली कंसंट्रेट होता है और इससे क्या है वाटर लॉस मिनिमम हो, जिससे वाटर लॉस मिनिमम हो सके। सेकंड जो होता है एडेप्टेशन वो होता है टेम्परेचर एडेप्टेशन, ताप नियमन। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये जो ताप नियमन की प्रोसेस होती है ये मिलती है मेमल्स में। तो मेमल्स के अंदर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है और ये से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टेबल कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मेमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो बेस्ट होती है और मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिविटी हाई प्रोसेस से होती है, ताकि उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस मैक्सिमम हो। ये होता है किसके अंदर, स्तनधारियों के अंदर। इसके बाद स्तनधारियों के अंदर ये जो एडेप्टेशन मिलता है ताप नियमन का, इनके अंदर फिक्स टेम्परेचर होता है और वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि बाहर का टेम्परेचर हाई है तो बॉडी क्या करेगी, उसके बॉडी के अंदर पसीना बाहर आता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन रहे। और अगर बाहर का टेम्परेचर लो है तो मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हाईली होते हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो ताप है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर लो से वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ सके। तो ये प्रोसेस मैक्सिमम स्तनधारियों में पाया जाता है। उसके बाद है फिनोटाइप एडेप्टेशन, लक्षण प्रारूपिक नियमन। तो ये रेप्टाइल्स में मिलता है और रेप्टाइल्स में मिलेगा। और कुछ इसके अंदर जो होता है लक्षण प्रारूपिक नियमन में जो प्रोसेस होता है वो होता है एडेप्टेशन लक्षण प्रारूपिक नियमन। कुछ जीवों में ये नियमन पाया जाता है, जैसे दबावपूर्ण परिस्थिति आती है तो उनके लक्षणों में परिवर्तन आता है। जैसे ये जो एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, इसको अपन उच्च तंगुता बीमारी के नाम से जानते हैं। ये जो जहाँ पर जो हाईली एल्टीट्यूड वाले जो एरिया है वहाँ पर ये फिनोटिपिक एडेप्टेशन पाया जाता है। इस प्रोसेस में फिनोटिपिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाई ऊंचाई जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने पर कुछ लक्षण अपने आप जनरेट होते हैं, जैसे ये अपने थकान होना, हार्ट रेट का बढ़ना, ये लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एल्टीट्यूड सिकनेस एक डिजीज होती है जो कुछ समय बाद अपने आप बॉडी अपने आप इसको मेंटेन करती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्लेमेटाइज्ड बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है इस में कुछ एडेप्टेशन आ जाते हैं, जैसे आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाती है, आरबीसी के नंबर्स बढ़ जाते हैं। दूसरा, हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी जो बंधनकारी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड, श्वसन दर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। ये हिमालय के क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसको अपन एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं। उसके बाद होता है
इसके बाद मैंने बताया आपको जीरोफिटिक एडेप्टेशन, मरुस्थलीय नियमन, तो इसके बारे में भी मैंने पहले आपसे चर्चा की थी। जीरोफिटिक एडेप्टेशन, जो जीरोफाइट प्लांट और जो रेगिस्तान में जो प्लांट मिलते हैं उनमें इस प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है। तो जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं उनको अपन केम प्लांट भी बोलते हैं। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जो देखने को मिलता है। इनके अंदर केम प्लांट में जो मरुस्थलीय, जो डेजर्ट के प्रति जो एडेप्टेशन होता है वो क्या होता है कि इनके अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिलते हैं। दूसरा, इनके अंदर वाटर लॉस मिनिमम हो, इसके लिए जो स्टोमेटा है वो दिन में क्लोज होते हैं, डे टाइम पे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और जो नाइट है, नाइट में ओपन होते हैं। क्योंकि डेजर्ट इलाकों में नाइट में जो होता है, नाइट के अंदर वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम होता है जिससे वाटर लॉस मिनिमम हो, इसलिए स्टोमेटा ओपनिंग नाइट में होती है और डे में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इनसाइड ऑफ क्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो वैक्सी लेयर होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस मिनिमम होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं जीरोफिटिक एडेप्टेशन। इसके एग्जाम्पल है कैक्टस हुआ, कैक्टस प्लांट है, और जिसको अपन नागफनी भी बोलते हैं, कैक्टस है, ब्रायोफिलम है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये हो गया क्या, एडेप्टेशन हो गया, जीरोफिटिक एडेप्टेशन। इसके बाद जो पॉइंट है वो आता है एडेप्टेशन फॉर, ये जीरोफिटिक के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना भूल गया कि इनके अंदर सकन स्टोमेटा, गर्त के अंदर रंध्र पाए जाते हैं, सकन स्टोमेटा मिलते हैं। इसके बाद आता है बिहेवियर एडेप्टेशन। नंबर 5 क्या आता है, व्यवहारिक एडेप्टेशन, बिहेवियर एडेप्टेशन। अब ये बिहेवियर जो एडेप्टेशन होता है ये उनके व्यवहार में चेंजेज आता है, एनिमल्स के व्यवहार में जो चेंजेज आता है उसको अपन बोलते हैं बिहेवियर एडेप्टेशन। ये स्तनधारियों में पाया जाता है और स्तनधारियों में इस प्रकार का एडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो इसके बाद अपन देख रहे थे बिहेवियर एडेप्टेशन, व्यवहारिक अनुकूलन। तो इसमें क्या होता है, कुछ जीव क्या करते हैं, व्यवहारिक अनुकूलन दर्शाते हैं। कुछ जीव पर्यावरण में होने वाले, इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर में चेंज कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसे कुछ मरुस्थलीय जो लिजार्ड हैं, छिपकलियाँ हैं, वो जब उनके अनुकूलन जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो जमीन की सरफेस पे, सतह पे आ जाती हैं। और इसके बाद जैसे चूजे जो होते हैं ये अपनी जो मदर है उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, वो भी एक व्यवहारिक अनुकूलन है। फिर है माइग्रेशन वाला भी क्या है, व्यवहारिक अनुकूलन होता है। इसके बाद आता है बायोकेमिकल एडेप्टेशन, जैव रासायनिक अनुकूलन। तो इसमें क्या होता है, प्राणियों के शरीर में होने वाली उपापचय अभिक्रियाएं और एंजाइम कार्य के लिए अनुकूलन तापमान कितना होता है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे आर्के बैक्टीरिया है, उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है, जो गर्म पानी के अंदर जो रहते हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। तो इनमें क्या होता है, जैव रासायनिक अनुकूलन पाए जाते हैं, बायोकेमिकल एडेप्टेशन पाए जाते हैं, ताकि वो हाई जो टेम्परेचर है उसको टॉलरेट कर सके। तो वो कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट तो क्या है, बायोकेमिकल एडेप्टेशन में इनकी जो सेल वॉल होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होती है और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। सेकंड, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर जो लिपिड की जो लेयर पाई जाती है, जो लिपिड लेयर होती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है।
थर्ड जो एडेप्टेशन होता है वो इनके अंदर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो उनके अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होते हैं। ये होता है इसके अंदर बायोकेमिकल एडेप्टेशन। इसके बाद अपन देखते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी। पॉपुलेशन इकोलॉजी देखो, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया के अंदर सेम टाइप के जो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समष्टि या पॉपुलेशन। उसको क्या बोलेंगे? समष्टि या पॉपुलेशन। समष्टि या पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड समष्टि या पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के अंदर आपको 2-3 पॉइंट है वो ध्यान रखना है। जैसे इसको अपन एक्वेटिक पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, जो वाटर के अंदर जो जनसंख्या मिलती है एनिमल्स की उसको एक्वेटिक पॉपुलेशन, डेजर्ट पॉपुलेशन, और पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो सेम टाइप के एनिमल्स या प्लांट पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही वहाँ की पॉपुलेशन का जो नोमेनक्लेचर है वो डिसाइड होता है। इसके बाद पॉपुलेशन के कैरेक्टर, पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर है? नंबर 1 कैरेक्टर क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो इंडिविजुअल एनिमल में एब्सेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होता है? जन्म दर जो होती है वो पॉपुलेशन में मिलती है। पॉपुलेशन की कभी डेथ नहीं होती, कभी पॉपुलेशन का बर्थ नहीं होता। पॉपुलेशन के अंदर आपको बर्थ रेट मिलेगी, जबकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? डेथ होती है और उसका बर्थ होता है। लेकिन पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट, जन्म दर होती है। और जन्म दर क्या होती है? किसी दिए गए समय में जन्मी जनसंख्या जो पहले से उपस्थित समष्टि से जुड़ी हो, जन्म दर कहलाती है समष्टि। और ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करती है। इसके बाद जन्म दर की या बर्थ रेट की जो अपन गणना करते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला होता है B = डेल्टा n into T। ये होता है फॉर्मूला। इसके अंदर पर्टिकुलर टाइम में डेल्टा T आएगा, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है बर्थ रेट का। इसमें एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे मान लो किसी तालाब में पिछले वर्ष 20 लोटस कमल के पौधे तथा जन्म द्वारा, बर्थ द्वारा 8 नए पौधे उत्पन्न और हो जाते हैं, तो उसकी जन्म दर को आप कैसे निकालोगे? 8/20 = कितना आ जाएगा? 0.4। ये जो होती है ये इसकी जन्म दर हो गई। तो ये हो गई जन्म दर। उसके बाद होती है सेम ऐसे ही क्या होती है? मृत्यु दर या इसके बाद डेथ रेट। इसको अपन B से रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ रेट को D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर भी किसी दिए गए समय में जो जनसंख्या पहले से उपस्थित है, पॉपुलेशन से मृत्यु के कारण, डेथ के कारण कितनी पॉपुलेशन उसमें से कम हो गई, इसी को अपन क्या बोलेंगे? डेथ रेट। डेथ रेट अगर ज्यादा है, यदि डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर ये बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गई डेथ रेट। इसको अपन डेथ रेट को भी यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, डेल्टा n/डेल्टा
n/n इंटू डेल्टा टी, ये होता है डेथ रेट का फॉर्मूला। इसके बाद देखो, इसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो एज, किस एज के समूह या किस एज के एनिमल पॉपुलेशन में ज़्यादा है और किस एज के एनिमल पॉपुलेशन में कम है, इसके आधार पर पॉपुलेशन रेट डिसाइड अपन कर सकते हैं। तो पारिस्थितिक रूप से जो इसके अंदर पारिस्थितिक रूप से जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है उनको अपन पॉपुलेशन में 3 आयु समूह में, ये एक पॉपुलेशन के अंदर 3 आयु समूह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 आयु उनके अंदर पाई जाती है। पहली तो हो गई प्री रिप्रोडक्टिव फेज। पहली क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। सेकंड है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, सेकंड इसके अंदर आएगी रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसके आधार पर आयु पिरामिड, एज पिरामिड बनाए जाते हैं। एज पिरामिड के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव फेज के एनिमल पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कितने एनिमल है, रिप्रोडक्टिव फेज में कितने एनिमल्स प्रेजेंट है, उस पिरामिड के आधार पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कितने एनिमल्स प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, उसकी बेसिस पे अपन पॉपुलेशन की डेंसिटी की गणना कर सकते हैं। तो ये 3 फेज के एनिमल्स एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके आधार पर इसके अंदर 3 टाइप्स के पिरामिड बनाए जा सकते हैं और वो अभी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आधार पे अपन बनाते हैं। एज पिरामिड अपन देख रहे थे, इसमें मेनली 3 टाइप के एज पिरामिड पाए जाते हैं। इकोलॉजी या पारिस्थितिक पॉपुलेशन में मेनली कितने टाइप के एज पिरामिड होते हैं? 3 टाइप के एज पिरामिड पाए जाते हैं। पहला है ट्राईएंगुलर एज पिरामिड, त्रिकोणीय आयु स्तंभ। अब ये जो अपन एज पिरामिड बना रहे हैं, इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर 3 फेज मेनली इन पिरामिड में यहाँ पर दिखाई गई है। ये 3 फेज कौन सी है? पॉपुलेशन में 3 ही टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो वो जो क्या है प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उनको अपन बोल देंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल्स या प्लांट। सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में वो एनिमल्स या प्लांट प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। और थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एनिमल्स या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले एनिमल्स, जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो पहला जो एज पिरामिड है, जो ट्राईएंगुलर एज पिरामिड है, त्रिकोणीय आयु स्तूप है, इसके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले एनिमल्स क्या होते हैं? अधिक होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज प्री रिप्रोडक्टिव फेज से कम प्रेजेंट होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम होते हैं। तो इस प्रकार की पॉपुलेशन या ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले एनिमल्स या प्लांट हाईली स्टेज में है या अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, उसके अंदर पॉपुलेशन ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब इसको समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं कि यदि मान लो ऐसे इसको एनिमल्स पे लेके देखते हैं कि अपने यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो होती है 16 या 18 ईयर्स।
तो 16 या 18 इयर्स जो होते हैं, 16 या 18 इयर्स ओल्ड जो एनिमल्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर ज्यादा है तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज में भी ज्यादा जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव फेज में जब वो आते हैं तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले अगर ज्यादा कम है, ज्यादा तो इसमें है ही नहीं, कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में कम कैसे, कि जिनकी एज 16 ईयर ओल्ड है, 16 ईयर से ज्यादा है, 60 ईयर से ज्यादा है, वो क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में है, या 40 ईयर्स ज्यादा है वो भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर्स हैं वो क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि प्री